2014 में इतिहास ने करवट ली थी और उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। पिछले 1000 साल में चले जाइए, 1000 साल की बात कर रहा हूँ कि पिछले 1000 साल में ऐसे एक राजा का नाम बताइए। वो मुगल काल छोड़ दो, डकैत थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हिंदू राजा थे या सन 2000 से चले जाइए, जिसने 10 साल के अंदर 11वां साल है मोदी का, कि 11 साल के अंदर 4 बार युद्ध को न्योता दिया, युद्ध को जीता। ऐसा कोई एक शासक बताइए पिछले 2000 साल के लिए। तो 4 बार ऐसा पराक्रम दिखाने वाला, अपना ऐसा शौर्य का ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाला कौन शासक हुआ है? तो ये जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए तो इतिहास ने करवट ली है। ये है एक इसका पहलू। 282 का जो आंकड़ा था 2014 का, उसने पूरा परिदृश्य बदल दिया और मोदी को फ्री हैंड भी मिटाया। लेकिन मैंने कहा वो 2014 का जो चुनाव था, वो चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं था, अन्यथा असफल हो गए होते। उस 2014 में इतिहास ने करवट ली थी। उसके अलावा विकास का एक ऐसा चेहरा दिखाया है नरेंद्र मोदी ने, जिसकी कल्पना इस देश ने की ही नहीं थी, और इस देश ने नहीं, इस दुनिया ने नहीं की थी। 2017 या आज़ादी मिलने के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि सूर्य अस्त और आधा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूब जाता था, क्योंकि उसका बिजली कनेक्शन था ही नहीं। लालू यादव इस यूपीए सरकार का, कह लीजिए जो इंडी गैंग है आज की तारीख में, इसका सबसे मजबूत स्तंभ लालू यादव है। और उस आदमी के जब वो मुख्यमंत्री था तो उसके 2 किस्से बड़े मशहूर हैं कि चाणक्य से ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हमारे राजनीतिक इतिहास में कोई नहीं है, विश्व के इतिहास में कोई नहीं है। लेकिन आपको मालूम है चाणक्य मरे कैसे थे? लेकिन ये आने वाला इतिहास बताता है कि वो आदमी कैसा था। और मोदी के लिए भी इतिहास बोलेगा, इतिहास बताएगा, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज जैसा आप देख सकते हैं बड़ा ही एक अद्भुत दिन है और एक अद्भुत विषय है। तो और उस विषय के लिए मुझे श्री सतीश चंद्र मिश्रा सर से बेहतर तो कोई लगा नहीं कि हम उस विषय पर बात करें। और सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे नियमित दर्शक जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी को जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए परिचय। बहुत सीनियर पत्रकार और सोशल मीडिया के धुरंधर लेखकों में से हैं। साथ में मनीष ठाकुर शो जो है, एक यूट्यूब चैनल है मनीष ठाकुर जी का, उस पर रात में 10:30 बजे लाइव करते हैं। बहुत ही बड़ा हिट शो है वो, बहुत ही बड़ा हिट शो है, न सिर्फ जनता के लिए बल्कि जो लोग नैरेटिव, जो लोग राष्ट्रवाद को समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए वर्ल्ड ओवर इनकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रारब्ध के पॉडकास्ट की संदीप भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है 16 मई अभी बीती है। 16 मई वो दिन है जिस दिन 2014 में मोदी जी को एक अभूतपूर्व सफलता मिली थी और भाजपा की 282 सीटें आई थी, क्लियर कट मेजॉरिटी। और उसके बाद भारत बदलता ही गया। भारत वह नहीं रहा जो वो पहले था, पीछे मुड़कर नहीं देखा भारत ने। तो ये जो 10 साल बीते हैं, 11 साल हमारे, इसमें क्या परिवर्तन आया है और कितना सुखद है, क्या बेहतर हुआ है, क्या जो भी चेंजेस आए, कई लोगों के लिए बहुत ख़राब भी है ये 10 साल, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोदी जी का पदार्पण एज प्रधानमंत्री, उसकी ऑफकोर्स तैयारी पहले से चल रही थी, सारी चीज़ अपनी जगह थी, और एक मेजॉरिटी आ जाना भाजपा सरकार का, मोदी जी का पर्टिकुलरली वो मजबूती मिल जाना, ये किसी की ये कल्पना से परे था। जैसा मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले बिहार में कहा कि जो होगा कल्पना से परे होगा, तो शायद वो भी एक कल्पना से परे था। और उस समय को आप याद करते हैं तो उससे पहले आपको क्या महसूस होता है? उससे पहले की राजनीति क्या थी और उसके बाद क्या राजनीति में बदलाव हुआ, या जो राजनीतिज्ञों की समझ में जो था कि कैसे राजनीति करनी है, क्या नेतागिरी करनी है, या देश को क्या करना है देश के साथ, उसमें कोई परिवर्तन देखते हैं आप सर? देखिए, 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, तो सत्ता परिवर्तन नहीं था, सत्ता परिवर्तन इस देश में हुए और बड़े ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुए, जिसमें 1977 का जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई थे, तो वो भी ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन था। इंदिरा गांधी की आंधी थी और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इंदिरा गांधी इतनी बुरी तरह से साफ हो जाएंगी, भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति से साफ हुई। लेकिन वो जो विकल्प बन के आए तो वो 2-2.5 साल के अंदर ढह गए
और 80 में इंदिरा गांधी की पुनः वापसी हुई, सबने देखा। उसके बाद एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन तो, लेकिन हाँ बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया 1989 में, जब वीपी सिंह आए यहाँ पे। वो 9 महीना ही चल पाए, वो भी ढह गए। तो कांग्रेस ने अपने आप को ऐसा स्थापित कर लिया था कि अगर कभी कोई दुर्घटनावश उनकी सत्ता चली भी जाए तो 2 साल 2.5 साल या साल भर के अंदर वो पुनः वापस आ जाएगी सत्ता के अंदर। ये 90 तक ये बिल्कुल छवि बन चुकी थी और ये इसको लोग सच मान रहे थे, और वो सच था भी। 77 में भी देखा, 89 में भी देखा। उसके बाद एक बड़ा लंगड़ा लूला परिवर्तन आया 97 में, जब उस संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। वो एक अजब मजाक हुआ हिंदुस्तान के साथ कि कांग्रेस के खिलाफ सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, देश में सरकार चल रही थी। तो ये 3 प्रयोग भारत देख चुका था। और 1967 में भी वो, अब ना कि 180 क्लब 160 क्लब ये सब बातें चर्चा में थी। ये भाजपा के अंदर चर्चा थी, बाहर की तो छोड़ दीजिए। 282 का जो आंकड़ा था 2014 का, उसने पूरा परिदृश्य बदल दिया और मोदी को एक फ्री हैंड भी मिला। लेकिन मैंने कहा वो 2014 का जो चुनाव था, वो चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं था, अन्यथा असफल हो गए होते। उस 2014 में इतिहास ने एक करवट ली थी। और उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ कि पिछले 78 साल नहीं, यानी आज हम 2025 में हैं तो 78 साल हमको आज़ाद हुए हो गए, 78 साल चुनाव हुए, ये सब आए। मैं कह रहा हूँ पिछले 1000 साल में चले जाइए, 1000 साल की बात कर रहा हूँ कि पिछले 1000 साल में ऐसे एक राजा का नाम बताइए। वो मुगल उगल काल छोड़ दो, डकैत थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हिंदू राजा थे या सन 2000 से चले गए, जिसने 10 साल के अंदर 11वां साल है मोदी का, कि 11 साल के अंदर 4 बार युद्ध को न्योता दिया, युद्ध को जीता। ऐसा कोई एक शासक बताइए पिछले 2000 साल के अंदर। नरेंद्र मोदी ने वो किया है। मैं 4 कह रहा हूँ, लोगों को 3 तो याद होंगे, लेकिन चौथा भी याद दिलाता हूँ। और चौथा तो सत्ता संभालने के साल भर के अंदर ही किया था, म्यांमार में 2015। मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, तो अपने देश की सीमा पार करके दूसरे देश में घुस जाना और जाकर मारना, और एक नहीं 4 बार। ये 11 साल के अंदर मोदी ने 4 बार किया है। तो मैं कह रहा हूँ पिछले 2000 साल का, यानी 2000 से बात कर रहा हूँ कि 2000 साल में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण बताइए, ऐसा शासक जिसका 11 साल का शासन रहा हो और उसने 4 बार ये काम किया हो। तो और इसमें सोने पे सुहागा ये कि अपना एक सैनिक बिना गंवाए। और नहीं, और ये शौर्य और साहस की पराकाष्ठा है कि 2000 साल में ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता। 2015 में म्यांमार कम से कम 150 आतंकवादी मारे, और म्यांमार की सीमा में घुस के मारे 30-40 किलोमीटर अंदर। आपने सही कहा, उसमें एक भी हमारी जनहानि नहीं, सब सुरक्षित वापस आए। लेकिन उड़ी की जब आया, उड़ी का हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसको भी दुनिया ने माना कि 150-200 आतंकवादी मारे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे 30-40 किलोमीटर, कोई पलट के जवाब नहीं आया। पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक, और अभी जो हुई ये चौथी ये है। तो एक तो कोई जनहानि नहीं हुई, और उसके अलावा आप, मैंने कहा ना, शौर्य और साहस की पराकाष्ठा देखिए कि 4 बार न्योता दिया है घुस के मोदी ने, लेकिन चारों बार पलट के जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। आज पाकिस्तान जो बात कर रहा है चौथे वाले में, वो अपनी इज्जत बचाने की बात कर रहा है। उसने हमला कहाँ किया है? वो तो बहावलपुर तक घुस के जो मारा है हिंदुस्तान ने, 11 उनके एयरबेस ध्वस्त कर दिए हैं। तो अपना मुंह दिखाने के लिए उसको कुछ करना था ना, अन्यथा उसको बड़ा बहादुर होता, बड़ी उसकी तैयारी होती। तो 2019 में पाकिस्तान की जो संसद है, उसके अंदर संसद का जो पूर्व अध्यक्ष था अयाज सादिक, वो संसद के अंदर खड़े होकर बता रहा था कि टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, और वो कह रहा था आर्मी चीफ और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के लिए, तो वही बाजवा के लिए बाजवा था उस समय आर्मी चीफ, और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का विदेश मंत्री था, कि इन दोनों का नाम लेके उसने बताया। तो वो तो पाकिस्तान की कितनी बहादुरी, कितना वो सब समझ में आता। तो अब की उसने फेस सेविंग की, भेजे आपके ड्रोन वगैरह, और वो जहाज जो उड़ाए तो कोई कह रहा 11 जहाज गिराए, कोई कह रहा 7 गिराए, लेकिन 7-8 जहाज उसके गिरे। और ये सबसे खास बात है कि इस चौथे टकराव में भी एक भी जनहानि नहीं है। वो जो जनहानि है वो उसका आपकी वो है जो शेलिंग हुई है, जो बॉर्डर पे है। युद्ध के अंदर कोई जनहानि नहीं है। तो 4 बार ऐसा पराक्रम दिखाने वाला, अपना ऐसा शौर्य का ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाला
कौन शासक हुआ है। तो ये जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए तो इतिहास ने करवट ली है, ये है एक इसका पहलू। बहुत सी बात है कि सामरिक दृष्टि से देखिए, कोई भी हम लोग जो समाज अपने लिए एक नेता चुनता है। हाँ जी, जी सर। नहीं नहीं, इसको आप समझ लीजिए कि कोई भी देश का जो शासक चुना जाता है, वो दुनिया भर की बातें छोड़िए, उसकी जो पहला उसका जो दायित्व होता है सुरक्षा। वो होता है अपना देश की सुरक्षा। देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। जब आप सुरक्षित रहेंगे तब उसके बाद बाकी चीज़ें आती है कि आप विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो विकास पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहली चीज़ जो मोदी ने सुनिश्चित की कि देश की सुरक्षा नहीं, इस्पाती सुरक्षा करी है कि कोई बोल। और ये तो 4 की बात हुई। 5वां एक और बता दूं कि गलवान में जो गलवान। चीनी मारे गए थे, और उसमें हिंदुस्तान के दावों को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के 16 सैनिक मरे थे और हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया था, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जहाँ पर वो टकराव हुआ था वहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कोई चिड़िया नहीं रहती, और बाकायदे अमेरिकन सैटेलाइट ने जो वहाँ के चित्र दिया था, 83 कब्रें, 2383 कब्रें उसी जगह पे बनी हैं। किसकी हैं वो? चीनियों की है। तो चीन की 83 सैनिक मारे थे हिंदुस्तान ने। तो ये 5वां एक और आप दो जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के पराक्रम का लगातार प्रदर्शन जो प्रधानमंत्री कर रहा है, और उसको जब कुछ दूर यहाँ कुछ कहते हैं तो उनको क्या कहूँ जी। और ये तो सीमाओं की सुरक्षा की जो अंदर से नक्सलवाद का सफाया किया है, मतलब वो भी उन्हीं के नेतृत्व में। हाँ, नहीं हम उसको माने इंटरनल था वो। हाँ, बाहर। मगर जो बाहरी शत्रुओं से हमें था, चीन और पाकिस्तान, तो चीन को तो गलवान में समझा चुके थे, और पाकिस्तान को तो 3 बार हो ही चुका है जी। एक पड़ोसी और म्यांमार, जो मणिपुर का हम लोग सुनते थे, वहाँ का आपने। जी सर, ये तो अब आपने बड़ी अद्भुत बात बताई कि ऐसे 4 बार युद्ध को न्योता देकर और उससे अपने सैनिकों की जान पर बिना जो है कोई भी समस्या हुए उसको जीता। आप जीत गए। तो ये साहस और ये इसके पीछे क्या क्या है, कहाँ से आ रहा है सर ये? इसके पीछे जादुई फिगर है जिसको कोई कभी उस पर जिक्र नहीं करते, उससे मुंह चुराते हैं चोरों की तरह, खासकर ये आलोचक। अब आपको एक और बताता हूँ कि जरा गौर करिए कि 10 साल 2004 से 2014, 2004 से 2014 के बीच जो बजट, रक्षा बजट था इस देश का, वो कुल मिलाकर 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए देश की सेना को दिए थे। जी। 12.5 लाख करोड़ रुपए। और आपको मालूम है अभी ये जो 2025-26 का जो आखिरी बजट दिया है, यानी 12 बजट मान लीजिए आप, कि 12 बजट मिलाकर नरेंद्र मोदी ने कितने पैसा दिया है डिफेंस को? 49.5 लाख करोड़। मोटा मोटी 50 लाख करोड़। हाँ, उसको बिल्कुल 49.75 है। तो आज ही तो अभी 50,000 करोड़ नहीं, तुरंत। वो जोड़ लिया मैंने। अच्छा। तो 49.75 लाख करोड़ है। तो ये आप सोचिए कि कहाँ 10 साल में 12 लाख करोड़, और कहाँ 12 साल में 4 गुना। 50 लाख करोड़। तो ये अंतर आया है सेना के ताकत में। ये सेना को हथियार मिले हैं, और इसको एक और तरीके से समझिए कि सेना को कितना मजबूत किया है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बजट, 6,81,000 करोड़ का हमारा बजट था, उसमें 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिए हैं। संदीप जी, ये मजाक का काम थोड़ी है। इसका मतलब आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं कि कभी जरूरत पड़ी तो 1,50,000 करोड़ रुपए सरकार तत्काल देने की हैसियत में थी, उसने अपनी जेब में पैसे रखे हैं। तो इस आर्थिक मजबूती पे लाके खड़ा किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तब सेना चढ़ के मारती है, और चढ़ के मार रही है। बहुत बहुत उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं बीएसएफ में, इसलिए नाम नहीं बोलूँगा, और उन्होंने स्वयं मुझसे बातचीत में कहा था कि ऐसे हथियार मिले हैं बीएसएफ, और ये उन्होंने मुझसे 5-7 साल पहले कहा था, अभी नहीं, कि ऐसे हथियार हमको बीएसएफ में मिले हैं कि कहें सतीश भाई, देखना तो बड़ी दूर की बात है, हमने सुना नहीं था उनके बारे में। ये अंतर आया है पिछले 11 सालों के अंदर। जी। तो रक्षा, सुरक्षा, और अब क्या ही कहा जाए। मेरे ख्याल से डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमको बहुत एक लंबी चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो हमने अचीव किया है, जो पिन पॉइंटेड है, अद्भुत है। वो ऑपरेशन सिंदूर पे ही पूरी बात हो जाएगी। एक अलग बात सर, उस पर भी की जाएगी। और इस बार की तो सबसे बड़ी बात है ऑपरेशन सिंदूर की, कि
लोग कह रहे हैं कि अरे आपने पॉज ले लिया, आपने सीज फायर कर, सो खैर सीज फायर तो गलत शब्द है, वो चल गया, लेकिन उसको उसको नहीं कहना है, यही बात है। लेकिन आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आपने उसको युद्ध में मटिया मेट कर दिया है। देखिए आपने उसको छोड़ा क्या हाँ पाकिस्तान का? देखिए हम लोग ऐतिहासिक संदर्भों में बात कर रहे हैं हम्म, कि मोदी को गाली देने वाले बहुत हैं हम्म, और वो रहेंगे। हम्म, और इतिहास जो है, न्याय जो है, इतिहास बाद में करता है। चाणक्य को आज किस निगाह से देखा जाता है, कैसे उसका आकलन किया जाता है। व्याख्या की जाती है चाणक्य की, सब जानते हैं कि चाणक्य से ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हमारे राजनीतिक इतिहास में कोई नहीं है, विश्व के इतिहास में कोई नहीं है। लेकिन आपको मालूम है चाणक्य मरे कैसे थे? चाणक्य का सबसे बड़ा दुश्मन चंद्रगुप्त का लड़का ही था, बिंदुसार। बिंदुसार। कुछ लोग कहते हैं बिंदुसार ने ही हत्या की, कुछ लोग कहते हैं चाणक्य ने खुद आग लगा के आत्महत्या कर ली। यानी जो आदमी सर्वकालीन सर्वाधिक सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक कह लीजिए, राजनीतिक गुरु कह लीजिए, क्या कहूँ उनको, और उनका दुश्मन वही आदमी था जो उनका चेला था, उसी का बेटा। तो तत्काल जो समय है वो फैसले नहीं सुनाता, तत्काल जैसे परिस्थितियाँ होती लोग करते रहते हैं। लेकिन ये आने वाला इतिहास बताता है कि वो आदमी कैसा था जी। और मोदी के लिए भी इतिहास बोलेगा, इतिहास बताएगा, उसके लिए अब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी, बात सही है। वो जब कुछ समय हम आगे बढ़ जाएंगे, तब जब पीछे मुड़ के देखेंगे, तब फर्क तब दिखेगा। समझ में आएगा। लेकिन अगर हम आज से ही अगर देखें, थोड़ा पीछे मुड़ के और देखें, क्योंकि 10 साल से पहले भी एक इतिहास है कांग्रेसी शासन का। जब बम्बई पे हमला हुआ 26/11, जब बम फटते थे लगातार, जब आतंकवादियों को सरकारें छुड़ाया करती थीं, और ये लगता था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि भाई सुरक्षा तो कोई दे ही नहीं सकता है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, ये मेंटालिटी थी। और ये मैंने ये मुख से बहुत लोगों के सुना भी 2014 तक, हम लोग के दोस्त यार जो भी थे, कि इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता है। उस मानसिकता से निकलकर हम आज किस मानसिकता पर बैठे हैं सर? पिछले 10 साल में जो मानसिकता की बात है, समाज की जो एक सुरक्षा मिला, तो समाज की एक मानसिकता भी बदलाव आया। हम आज हमारी मानसिकता क्या है? आज भारत के या इन लोगों की मानसिकता में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? नहीं, मानसिकता दो तरह की। एक तो अगर आप युद्ध वाले काल की बात करिए जी। तो जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। जी। आज भारत जो है सैनिक सेना छोड़ दीजिए, नेता छोड़ दीजिए, आम आदमी भी इस तरह की बातें करता है कि दांत खट्टे कर दो, तोड़ दो, पीओ के कब्जा कर लो। ये बातें 2014 से पहले नहीं होती। वो सोचता ही नहीं था कि वो उसको इतना कायर उसमें ले आए थे कि वो लगता है किसी तरह रक्षा हो जाए हमारी। तो एक तो वो आदमी मानसिक, दूसरे आदमी की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। अब हम जो है वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी गिनती हो गई है। अब भारत का आदमी इस बात की इंतज़ार नहीं करता कि हमारे यहाँ नल में पानी आएगा कि नहीं। अब वो उसकी आकांक्षाएं जो है वो अमेरिका और रूस और फ्रांस से टक्कर देने लगी। क्यों देने लगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वो जो एक केवल सुरक्षा की बात जो हम लोगों ने अभी की, उसके अलावा विकास का एक ऐसा चेहरा दिखाया है नरेंद्र मोदी ने जिसकी कल्पना इस देश ने की ही नहीं थी, और इस देश ने नहीं, इस दुनिया ने नहीं की थी। और आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी भी दुनिया के किसी भी देश, हिंदुस्तान ने दुनिया के किसी भी देश को उठा लीजिए, 8 चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी अपने सरकार से अपेक्षा वो करता है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, और मैंने क्या नोट किया, हाँ, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और कृषि, अनाज। ये 8 चीज़ें हैं। अगर इन 8 पैमानों पे आप खरे उतरे हैं तो फिर आपको कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, जबकि यहाँ गाली दी जा रही है। बिजली पे आ जाइए। 2014 2,34,000 मेगावाट बिजली हिंदुस्तान पैदा करने की क्षमता थी। पैदा नहीं कर रहा था, पैदा करने की क्षमता थी कि अगर हम इमरजेंसी पड़ जाए तो हम 2,34,000 मेगावाट पीक कैपेसिटी थी कि इससे ज़्यादा हम पैदा नहीं कर सकते थे। और मैं दर्शकों से कहूँगा संदीप जी कि ये जो 2014 में 2,34,000 की कैपेसिटी थी, ये कांग्रेस के 10 साल की नहीं थी। ये 47 में जब आज़ादी मिली थी तो उससे बढ़ते 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 67 साल में हम 2,34,000 पहुँचे थे। सर मैं तो कहता हूँ कुछ काम उसमें 47 से पहले के भी रहे होंगे, लेकिन पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो टाटा ने ही बनाया था ना। मैं उसको मान लीजिए, मैं जीरो मान लेता हूँ कि 1947 के बाद सबका रिश्मा हुआ। तो 67 साल में 2,34,000। और आज आपको मालूम है हिंदुस्तान की क्षमता कितनी है? 11 साल में 4,75,000 मेगावाट, डबल से ज़्यादा।
तो जो 67 साल में कांग्रेस ने काम किया था, या जितने सब मिला लीजिए, उससे दुगना काम 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह है विकास का एक पैमाना। और इसको जरा और ध्यान रखिए कि बिजली का मैंने जिक्र इसलिए किया कि बिजली एक ऐसी चीज़ है कि बिजली आप अपने मनोरंजन के लिए नहीं खर्चा करते हैं, बिजली आप अपने भोजन के लिए नहीं खर्चा, बिजली आपका जो इस्तेमाल होती है वो आपके औद्योगिकरण मेन जो है उसमें जो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उसका हिस्सा 22% है कि जितनी बिजली पैदा होती है उसका 22% घरेलू इस्तेमाल में आता है। बाकी 80% जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में आता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में आता है, कमर्शियल सर्विस एक्टिविटीज़ में। सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, यानी वो जो 80% का हिस्सा है वो आपके विकास से जुड़ा हुआ है। तो जो दुगने से ज़्यादा बिजली बनाने की क्षमता है। और कंजम्पशन भी मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो 2014 तक जो सबसे मैक्सिमम पहुंचा था वो 1,74,000 या 1,44,000 मेगावाट सबसे पीक कंजम्पशन था। आज हम 2.5 लाख के करीब हैं। तो ये अपने आप में बता देता है कि विकास हमने कहाँ देखा, कैसा देखा है। और एक जो अभी मैंने आप बात की बिजली पानी का तो शर्मनाक है। अगर वास्तव में आदमी किसी हिंदुस्तानी पानी से पहले सर बिजली की हमारी रीच कितनी थी? सारे गांवों का तो इलेक्ट्रिफिकेशन मोदी सरकार में हुआ है। नहीं, वो तो कांग्रेसियों ने खंबे खंबे गाड़ रखे थे। वो तो मोदी, देखिए उसमें तो मोदी खुद ही कहते हैं कि हमने 18,000 गांव नहीं थे। तो 18,000 गांव नहीं, इस देश में गांव जो है करीब 7 लाख गांव हैं। तो 7 लाख में 18,000 गांव कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन खंबे गड़े थे, बिजली कहाँ थी? सर मुझे याद है और कि मेरे गांव में मैं 2010 तक बिजली नहीं मैं थी। एक फिगर बता देता हूँ, उससे आपको हिंदुस्तान का अनुमान लग जाएगा कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं तो उत्तर प्रदेश के आधे घरों में, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ फिर से आप ध्यान करिएगा कि उत्तर प्रदेश के आधे घरों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। यानी 2017 या आज़ादी मिलने के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि सूर्य अस्त और आधा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूब जाता था, क्योंकि उसका बिजली कनेक्शन था ही नहीं। वो लालटेन जलाता था, दिया जलाता था, ये काम था। और 2017 आज की तारीख में उत्तर प्रदेश 100%, 1-2% छोड़ दीजिए, मान लीजिए 98%, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो मेन चीज़ वो है जो आपने कहा कि उस समय कांग्रेसियों ने खंभे तो लगा दिए थे लेकिन उनमें तार नहीं थे, कनेक्शन था ही नहीं। तो जब यूपी की ये स्थिति थी तो बाकी शेष भारत की आप स्थिति अनुमान लगा सकते हैं। तो वैसे दिखाने के लिए तो 18,000 गाँव थे, लेकिन उन गाँव में बिजली कितने लोगों के पास वो थी? गांव भी ऐसे आपके दूर दराज के इलाके थे जहां पर किस प्रकार से लेकर जाना सबसे मुश्किल गांव थे जहां पर बिजली का। तो मोदी ने ये किया है। और डेवलप्ड कंट्री जो मैंने कहा ना कि अब हिंदुस्तान के आदमी की आकांक्षाएं दूसरी बढ़ गई हैं कि ये जो बिजली का आपको होता है कि आज 4,75,000 मेगावाट की क्षमता है हमारी, उसमें जो हमारे डेवलपमेंट का जो सबसे चमकता हुआ पहलू है वो है रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा। सोलर अक्षय ऊर्जा आपको ताजुब होगा 2014 में हमारी 24 मेगावाट, मतलब 24 मेगावाट तो केवल सौर ऊर्जा थी। आज की तारीख में ये मिला के 200-250 मेगावाट पहुंची। यानी करीब करीब आप जो कोल से एनर्जी पैदा हो रही है इस समय हिंदुस्तान में वो केवल 46% है। यानी 54% हम अपने अक्षय ऊर्जा पे चले गए। और ये 10 साल के अंदर की दूरी है ये। और ये तब हुआ है जब न्यूक्लियर प्लांट पे बिहार जो है धरना प्रदर्शन करके बंद भी कराए गए हैं, या उस प्रकार से उनको नहीं बनने नहीं, बंद कराए गए छोड़ दीजिए। 2 साल तो ऐसे ही बंद रहे कोरोना में। ये नरेंद्र मोदी के जो 11 साल की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें 2 साल तो कोरोना के ही बंद है और 1 साल तो बिल्कुल शट डाउन है। उसके बाद थोड़ा खुलता रहा, बंद होता रहा, मान लिए। तो इतने बड़े डिस्टर्बेंस के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? सही बात। आप पानी की बात कर रहे थे सर। हाँ, पानी पे हम और शर्मनाक स्थिति में रहे होंगे। हाँ, पानी तो 2019 का जो फिगर है जो बाकायदे आपको उपलब्ध है कि हिंदुस्तान के अंदर करीब 19 करोड़ गांव हैं, 19 करोड़ घर। गांवों के अंदर जो है ग्रामीण इलाके के जो घर है वो 19 करोड़ है। और उन 19 करोड़ में केवल 3 करोड़ 24 लाख घर ऐसे थे जिनमें नल से जल जाता था। यानी नल, जिनके घरों में नल था और वो पानी पीते थे। अन्यथा समझिए 19 करोड़ में अगर आप 3 करोड़ निकाल दीजिए तो 16 करोड़ लोग
वो जो है नल पानी प्रकृति पर निर्भर, नदी नाले और तालाब, ताला, कुआं, हाँ, इस टाइप की चीज़ों से उसे बोरिंग जो भी। नल उनको नसीब नहीं था, वो एक तरह से गंदा पानी वो पी रहे थे। और 2019 में मोदी ने जल जीवन मिशन शुरू किया, 19 में शुरू किया। नल से जल। हाँ, आज 25 साल में 2025 में जो संख्या 3 करोड़ थी वो आज बढ़कर 16 करोड़ हो चुकी है। यानी करीब करीब 13 करोड़ लोगों को 6 साल में मोदी ने नल से जल पहुंचाया है। और 13 करोड़ परिवारों को, 13 करोड़ परिवार, घरों को यार, 13 करोड़ घरों को। और वो कांग्रेसी 67 साल नहीं बल्कि 19 अगर आप जोड़ लीजिए तो बात 67 साल उनके, कि 67 साल में वो 3 करोड़ घरों में उन्होंने पहुंचाया था नल। क्यों? नल पहुंचाने के लिए कोई बड़ी नासा की टेक्निक तो चाहिए नहीं थी, इसरो को कोई बड़ा डेवलपमेंट करना था, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति चाहिए थी, नहीं पहुंचाया था। तो ये चीज़ें इतिहास बताएगा। जी। और किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में जैसा होता, स्कीम आती थी और वह सिर्फ और सिर्फ स्कैम करने के लिए स्कीम बनाई जाती थी, कोई योजना आई। पर यहाँ पर पहली बार देखा गया कि स्कीम आई, योजना आई और अद्भुत क्रियान्वयन। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपका उज्ज्वला स्कीम थी। तो जब जो अफसर, पहले मैं मूलभूत सुविधाओं की बात हाँ करूँ कि जी मोदी का क्या फ़र्क पड़ा है। जी बिजली पानी की बात हो गई, जी। सड़क, सड़क। सड़क लोग कहते तो है कि बहुत बहुत बढ़िया बनवाया, गडकरी ने बड़ा करा दिया, ये करा दिया। आप इसका जरा दूसरे तुलना करके देखिए कि कांग्रेस का जो 60 साल का शासनकाल है, 10 साल में उसमें हटा देता हूँ, वो ये जय जनता पार्टी सब आ गई, जो 60 साल का शासनकाल, या अटल जी का भी निकाल दीजिए जो 6 साल का रहा, 60 साल के शासनकाल में जो एवरेज था कांग्रेस का, वो 77,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं 60 साल के अंदर। ये एवरेज कितना आता आपका? ये आता 1200 किलोमीटर के, 1200 कुछ किलोमीटर पर ईयर। ये इनका 2014 तक का इनका है। और नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने 11 साल में ये आंकड़ा जो पहुंच गया है, ये पहुंचा है करीब करीब 60-62 हज़ार किलोमीटर का एडिशनल, एडिशनल। उसके बाद 77 के बाद 60 और। नहीं, 77 बाद नहीं, देखिए 2014 में 91,000 किलोमीटर सड़कें थी, जिसमें से 24,000 किलोमीटर सड़कें जो थी वो अटल जी के सरकार ने बनवाई थी, तो बचती हैं 77,000। तो 77,000 आप मान लीजिए कि कांग्रेस नहीं बनवाई थी, तो कितना 67 साल है उनके, तो 67,000 किलोमीटर सड़कें कांग्रेस ने बनवाई थी। ये आपके 60 साल का उनका कार्यकाल है। और नरेंद्र मोदी ने 11 साल का कार्यकाल, क्योंकि अभी फाइनल इस साल की कोई फिगर आई नहीं है, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि 60 से 65,000 किलोमीटर बराबर आगे, बराबर है उसकी कांग्रेस के। तो बिजली पानी सड़क, तो ये चीज, ये 3 चीज़ें तो बड़ी मुख्य होती हैं इसको। और हाथ लग जाता पा रही है। कोई बात नहीं। और शिक्षा। सर, सड़क पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। सरकारों के लिए एक ना, जब तक सड़क खर्चा थी, जैसे नेहरू ने बहुत फेमस डायलॉग दिया था, जे.आर.डी. टाटा को बोला था कि प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड जे। तो प्रॉफिट उनके लिए जो है बड़ा डर्टी वर्ड था, वो पूरे भारत को नहीं चाहते थे कि कोई जो है पूंजीवादी व्यवस्था पर जाए। पर जब तक सड़क को उन्होंने खर्चा माना, तब तक वही हुआ जो आपने बताया। अटल जी ने कैसे अपने 6 साल में 24,000 बना दिए। उन्होंने सड़क को एक आमदनी का जरिया भी बनाया, टोल के माध्यम से कंसेप्ट वो भी इंट्रोड्यूस किया कि चलो भाई हाईवेज बनेंगे, सड़कें अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगी, अपना मेंटेनेंस का खुद जनरेट करेंगी। और शायद पेट्रोल पे भी सेस लगाया था, कुछ ऐसा था। तो जैसे ही वह बस कंसेप्ट चेंज हुआ, सरकार को ही खर्चा करना था पीपीपी मॉडल पे ही, पर जैसे ही सड़क सरकार के खर्चे से हटकर आमदनी का एक जरिया हो गई, एक्सप्रेसवे और हाईवेज और सारी चीज़ें बनने लगी। तो वो कंसेप्ट भी, नहीं, अब उसमें के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी कंसेप्ट चाहिए तो थी? छोड़ दीजिए आप। जी जी। जो नेहरू, वो ये कैसी सोच मानसिकता हुई, के, हम यहाँ 2014 तक कैसी सोच के लोग थे। और लालू यादव इस यूपीए सरकार का, कह लीजिए जो इंडी गैंग है आज की तारीख में, इसका सबसे मजबूत स्तंभ लालू यादव है। नाक का समाजवादी पार्टी को मैं नहीं मानता कि समाजवादी पार्टी कभी साथ है कभी नहीं है, वो उनका मतलब का स्वार्थ का समझौता होता है। लालू यादव बिल्कुल तन मन धन से समर्पित यूपीए के लिए। और उस आदमी के जब वो मुख्यमंत्री था तो उसके 2 किस्से बड़े मशहूर हैं, जो बाकायदे प्रेस के सामने हैं, कि उसने कोई चोरी छुपे नहीं किया था। कि वो कहीं गया था चुनाव में, उसने कहा कि मैं सड़क बनवा दूंगा, उसके बाद जब दूसरे चुनाव में गया 5 साल बाद, तो वहाँ वैसे ही था, सड़क नहीं बनी थी। लोगों ने कहा कि सड़क नहीं बनी, आपने कहा था पिछली बार, अरे कहीं सड़क बनवा देंगे या मोटर चलेगी, तुम्हारा लड़का का चल के मर जाएगा।
इसलिए हमने सड़क नहीं बनवाई। जरा देखिए आप कि 5 साल पहले कहता बनवाएंगे, उसको कहता कि हमने इसलिए नहीं बनवाई कि तुम्हारा बच्चा इसमें कुचल के मर सकता है, इसलिए नहीं बनवाई। और एक और है कि उसका जो पुल बनना था, मैं नाम भूल रहा हूँ गाँव का, तो लालू यादव ने जाकर वहाँ कहा कि हम जीत जाएंगे, सरकार बनेगी तो हम इस नदी पे पुल बनवा देंगे। और वो पुल नहीं बनना था। 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव हुआ, लोगों ने फिर कहा कि तुमने कहा था पुल बनवा देंगे। अरे तो वहाँ पे अफीम बोई जाती थी, गांजे जैसे बाराबंकी अपने यहाँ इस टाइप का क्षेत्र था। तो लालू यादव ने कहा कि हम पुल तो बनवा देते हैं, लेकिन अगर पुल बनवा देंगे तो पुलिस आ जाएगी, हमने इसलिए पुल नहीं बनवाया, पुलिस जल्दी आ जाएगी। पुलिस जल्दी आ जाएगी। तो इस टाइप की मानसिकता के लोग थे जो पब्लिक से इस तरह का संवाद करते थे। उनसे विकास का क्या पैमाना होगा? और ये मैं लालू यादव को कांग्रेस से मैं अलग करके नहीं देखता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी को तो अलग करके देखता हूँ कि वो अलग रही है, अलग लड़ी भिड़ी सब कुछ है। लालू यादव तो हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो एक ही मानसिकता के लोग हैं, उसका नतीजा है। तो कांग्रेस की वो सोच ही थी जो सड़क नहीं बन पाई। हर प्रदेश में एक लालू था। हर प्रदेश में एक लालू तैयार था। नहीं, खैर लालू सर्वोपरि है, उसके बाद गिनती शुरू होती है। लेकिन लालू कांग्रेस की सोच का एक तरह से उदाहरण है जी भाई। अमेठी रायबरेली जो इन लोगों ने दशकों वहाँ सांसद बने रहे, हाँ परिवार के, क्या हाल बना के रखा था अमेठी रायबरेली। हाँ। अमेठी तो मतलब जिला कार्यालय नहीं था, उस पर बिजली पानी कुछ नहीं। अब अमेठी 19 तक नहीं था सर। ये डेमोक्रेसी है। अमेठी जनता ने हरवा दिया स्मृति ईरानी को। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में स्मृति ईरानी ने ये तो बताया कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता था जो 70 साल तक नहीं हुआ जी। और स्मृति ईरानी ने करके दिखाया। वो भी मोदी सोच से आती है। हाँ, कमिंग बैक टू, नहीं वो तो एक तरह मोदी दूती आप कह सकती हैं कि जो है कि वो मोदी की वजह से रहा। लेकिन ये दिखाया ना कि इस अमेठी में क्या क्या हो सकता था। आज अमेठी वहाँ पर राइफल बन रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो ये सब कांग्रेसियों ने घोषणाएं की, इस बार लूटपाट के कैसे खा पी के बराबर कर दिया। सड़कें शानदार है सर। आदमी अभी अयोध्या से जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, तो जो जितना जाम था, तो वो अमेठी की माध्यम रोड से जो आदमी करके जो है सब लोग इस तरफ से आते थे। तो सड़कें अद्भुत थी। वरना तो पहले वहाँ जो लोग जाते थे वो खुद अंधेरे में रहते थे, ना होटल ना कुछ। खैर, अब आता हूँ मैं शिक्षा जी। बिजली पानी सड़क, और उसके बाद आता हूँ शिक्षा का चौंकाने वाला है कि फिर आ जाओगे 67 साल कि 2014 तक भारत के अंदर जो है 387 मेडिकल कॉलेज थे मेरे ख्याल से, 387। ये दर्शक फिर याद कर लें कि ये मैं कांग्रेस का 10 साल नहीं है, ये 1947 से 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज की तारीख में मालूम है 780 मेडिकल कॉलेज, 780, यानी जितने ऑलमोस्ट डबल कि जितने इन्होंने 67 साल में बनाए थे उतने मेडिकल कॉलेज आज। और एक अभी चौंकाने वाला बताऊंगा, शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गाली मोदी को ये शिक्षा के मामले में देते हैं कि शिक्षा का बजट नहीं बढ़ाया, फलाना नहीं किया, ढिमाका नहीं किया। कि पहले तो मेडिकल कॉलेज समझ, तो ये जब मेडिकल कॉलेज बढ़ा तो एक तो शिक्षा की सोचिए, और साथ ही साथ आदमी के स्वास्थ्य की भी ये शामिल हो जाता है। लेकिन कि 2014 तक एक बड़ा शर्मनाक पैमाना था। तो दस्तावेजी उदाहरण है, दर्शक उसको जाके चेक कर लेंगे कि आपको मालूम है कि दुनिया की जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की 1000 जो यूनिवर्सिटी थी, उनमें भारत की कितनी यूनिवर्सिटी थी? तो दुनिया की जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1000 यूनिवर्सिटी जो दुनिया की टॉप की सूची है, उनमें 2014 तक भारत की आपको केवल 11 यूनिवर्सिटी थी। और वो भी 2014 में नहीं थी, 2015 में आई थी, लेकिन मानता हूँ मैं उन्हीं की मान लीजिए कि 1000 जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों की सूची थी, उनमें 11 भारत की थी, और जो 500 थी उनमें केवल 4 थी टॉप 500, टॉप 5 में। तो वो 1000 मान लीजिए तो 11 आ जाती हैं। आज की तारीख में 2025 की जो सूची उन्होंने रिलीज़ की है, उसमें जो 1000 यूनिवर्सिटियों के अंदर जो 11 यूनिवर्सिटियाँ थी, आज की तारीख में 46 हैं, 46 हैं, यानी 35 का 4 गुने ज़्यादा, 4 गुने ज़्यादा। और जो 500 के अंदर 4 थी, उसमें भी 5 हैं। तो उसमें मैं दर्शकों से कहूँगा कि देखिए, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है कि एक दिन में आप बड़ा नहीं कर सकते, वो बोनसाई नहीं लगेगा। वो जिम्मेदारी उनकी थी जो 67 साल तक थे, और उनको उसको तैयार करना था। तो नरेंद्र मोदी ने ये संकेत दिया है कि
कि कैसे तैयार करना था, कि 10 साल के अंदर जहाँ तुम 67 साल में 11 यूनिवर्सिटियाँ आई थी, वहाँ पर आज 46 यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला जो 10 साल है वो इसमें संख्या में बहुत बड़ा बदलाव। एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा ये हाँ, अपने आप बढ़ता जाएगा, हाँ, तेजी अपने से बढ़ेगा। तेजी से बढ़ेगा और रैंकिंग में और सुधार होगा। तो शिक्षा का सबसे बड़ा सुधार तो यही सामने है जी कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का तो मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज वाला आप उससे जान सकते हैं। और हाँ, एक जो है सबसे जो सबसे क्रिटिकल है और जिसको लेकर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सब लोग पूरी तरह से बौराए रहते हैं, नरेंद्र मोदी को रात दिन गाली, तो वो है रोजगार। कि साहब बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और कैसे काबू आएगी। बिल्कुल अकाट मैं बताने जा रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस आदमी के पास इसके खिलाफ कोई तथ्य हो वो आपको बताए, कमेंट में कर देगा कि ईपीएफओ हिंदुस्तान का अकेला एक ऐसा संस्थान है कि वहाँ की दर संख्या को आप नकार नहीं सकते। प्रोविडेंट फंड वाला। और आपको ताजुब होगा संदीप जी कि 2014, हाँ 2014 में जो रेगुलर अपना फंड जमा करते हैं, मतलब आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो आपका रेगुलर फंड जमा हो रहा है, उनकी संख्या थी 2,91,00,000। ठीक है। यानी हिंदुस्तान में केवल 3 करोड़, आज मान लीजिए 2,91,00,000 को मैं 3 करोड़, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी कर रहा हाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जिनका रेगुलर फंड कट रहा था उनकी संख्या 3 करोड़ थी। आज की तारीख में वो संख्या 8 करोड़ है। यानी जितनी 67 साल में, मतलब मैं जब 2014 कहता हूँ तो दर्शकों से कहूँगा कि आप ये सोचिए कि 67 साल का ये लेखा जोखा होता है जब 2014 की बात होती है कि 67 साल में 3 करोड़ लोग, 2,91,00,000 ये थे जो ईपीएफओ में जिनका फंड कट रहा था, जो नौकरी कर रहे थे। और 2014 से हम 2025 में आए, 11 साल में वो संख्या बढ़कर 5 करोड़ बढ़ी है, 5 करोड़। यानी आज 8 करोड़ों से ज़्यादा है। ये तो एक पक्ष है जरा रोजगार का, तो ये तो निश्चित मान लीजिए कि 5 करोड़ लोगों को तो रोजगार प्रत्यक्ष मिला ही मिला। उसके अलावा एक संख्या और थी कि जो जिनका रेगुलर फंड नहीं कटता है, एनरोल हुए फिर वो हट गए, फिर एनरोल हुए हट गए, इस तरह की संख्या जो थी वो 2014 में वो करीब करीब 7.5 करोड़ थी कांग्रेस के समय में। और आज की तारीख में वो संख्या जो है वो आपको ताजुब होगा कि आज की तारीख में वो संख्या 25 करोड़ है। 2.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, 3.5 गुना। जो 7.5 करोड़ थी वो आज की तारीख में 25 करोड़ है। ये है ईपीएफओ का। और उससे एक जो तीसरा फिर तथ्य बता दूं, वो इनके रोजगार के आरोपों की धज्जियां उड़ा देता है। ये बताता है कि ये लोग पता नहीं किस नशे में खड़े होकर नरेंद्र मोदी से रोजगार पर सवाल पूछते हैं। एक कॉर्पस फंड होता है संदीप जी, और वो कॉर्पस फंड वो है जो आपके फंड, जब आप फंड कटाते हैं तो फंड जमा होता है सरकार के पास। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो वो कॉर्पस फंड मालूम कितना था? 5,16,000 करोड़। 5,16,000 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा थे कॉर्पस फंड के, ईपीएफओ के। आज की तारीख में मालूम वो कॉर्पस फंड कहाँ पे है? आपको सुन के अच्छा भी लगेगा, आप चौंक भी जाएंगे कि आज की तारीख में वो कॉर्पस फंड 24 लाख करोड़ है। वो भी 5 गुना, 5 गुना। तो अब ये इन क्या कहूँ, इनके लिए निकलता है कि इन लोगों से कोई पूछे कि मैं सारे फिगर झूठ मान सकता हूँ, फाइनेंशियल फिगर, और इतना बड़ा, उसको कैसे नकार दे? वो कैसे नकारोगे? तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो पॉडकास्ट में बोलते हैं रवीश कुमार और फलाने ढिमाके, इनके पिताजी जमा कर रहे हैं, अपने घर द्वार बेच के जमा कर रहे हैं। ये 24 लाख करोड़ रुपए कॉर्पस फंड कहाँ से जमा ईपीएफओ में? तो ये तो आपकी सिर्फ नौकरी की बात मैंने की जी। और मैं रोजगार पे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं एक ये नौकरी वाला आपको ईपीएफओ समझ गए। इसी में रोजगार में सर एक बहुत बड़ा मैटर है, सॉरी आप कंटिन्यू करें फिर मैं वो कहूँगा। दूसरा मैटर जो मुद्रा योजना है कि इस देश को करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है और उसमें से 42 करोड़ लोगों को उन लोगों ने लोन लेकर अपना काम शुरू किया है। ये महत्वपूर्ण नहीं है,
ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। इसका एक तथ्य बताता हूँ, उसके बाद आपकी समझ में आएगा ये महत्वपूर्ण क्यों है। कि संदीप जी, जो ये जो 42 करोड़ लोगों ने जो कर्जा लिया है, इसका जरा गौर करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा कि इसका जो एनपीए है यस, वो 2.5%, 2.25% है, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं रहा। मुद्रा लोन का एनपीए जो है वो 2.5% है। तो वो तो जब 40 करोड़ लोग लोन लेंगे तो उसमें मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई होगी, बहुत से लोगों के साथ कुछ हुआ होगा। तो 2.5% का एनपीए, मतलब एक तरह से बैंक जो है बम बम। और बीच में कोरोना भी आया था ना। कोरोना भी चला बीच में, तो सब मिलाकर आज की तारीख में 2.5% का एनपीए है, जो 7-8%, 9% होता था। और कारपोरेट जगह जो है हमारे यहाँ रीढ़ मानी जाती है, कारपोरेट का एनपीए आप उठा के देख लीजिए, आज भी 5-6% है। कांग्रेस के समय में 10-11% इसका मतलब होता है था। कि अगर 100 लोगों को सरकार ने मुद्रा योजना में लोन दिया तो 97 आदमी जो है, या औरत, लेडीज, सब लोग अपना पैसा वापस कर रहे हैं, विद ब्याज कर रहे हैं। हाँ, ये यही आपने फैक्ट की बात कही कि आखिर अगर वो पैसा वापस कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं। इसका मतलब कमा खा रहे हैं ना, और वो जो आराम से कर रहे हैं तभी तो अपने ब्याज की किस्तें दे रहे हैं, अपने कर्ज की किस्त दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं उसका। और बड़े लोन के लिए हकदार हो जा रहे हैं। तो ये उसकी सबसे बड़ी सफलता है। और ये मतलब ये वो इकोनॉमी है जो नीचे जमीन पर चल रही है, और नीचे से मतलब बॉटम्स अप तरीके से। हाँ। और इसमें जो है, अब भाई कांग्रेस वाली भी तो बात करनी पड़ेगी ना सर। 52 लाख करोड़ का एनपीए था, हाँ। जो विजय माल्या टाइप के लोगों को दिया गया था। जैसे अमेरिका ना आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता है नहीं, उसमें कि ये देखिए, चौपट है लेकिन हम इसको देंगे, नहीं वैसे ही विजय माल्या, चौकसी और इन लोग को लोन नहीं उसमें एक वो हैदराबाद वाला भी था सर ना, कोई 40,000 करोड़ दिया गया था उसको। वो लैंसेट नहीं, हाँ, लैंसेट कंपनी था। हाँ, वो कांग्रेसी नेता था, वो हाँ, राज्यसभा में सांसद था। राजगोपाल ऐसे कुछ नाम था, उसको मैं जी भूल जी, रहा हूँ। कि और सब डकार के बैठे हुए थे। इसमें पूरा जो है दोष जो है वो भाजपा को है। कांग्रेस की तो आप प्रशंसा करिए जी। कि जितने नाम लेते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, माल्या, विजय माल्या, ये चार ही नहीं, पांच। ललित मोदी पे लोन का नहीं है, उसके पे दूसरा। नहीं, वो घपला करके भागा। हाँ, लेकिन ये गिनाते उसी में। ये आज तक कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ये पलट के पूछ नहीं पाया, वो कांग्रेस से कोई पूछ नहीं पाया, भाजपा का प्रवक्ता, कि ये इन्होंने पैसा कब मारा था। विजय मल्ल्या, कांग्रेस का शासनकाल। मेहुल चौकसी, कांग्रेस का शासनकाल। नीरव मोदी की प्रदर्शनी में प्रियंका गांधी, नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा गेस्ट बन के जाया करते थे। पैसा उसने कब मारा, वो कांग्रेस का शासनकाल। तो पैसा लुटाया तुमने, वो भाग गए तो तुम गाली हमको दे रहे हो। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और कोतवाल बैठा बिल्ली बना किनारे बैठा हुआ। तो ये तो भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं की बहुत बड़ी कमी है जी। और वो लोग सिर्फ क्या कहते हैं, जो पैसा बंदर बांट हुआ उसमें कोई शंका नहीं है। और फोन बैंकिंग मोदी एक दो बार बता कि किस तरीके से पैसा दिया जाता था, और ये सरकारी बैंकों का पैसा था, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन लोगों का। और बैंक को कैसे चूना लगाया था ये तो छोड़ दीजिए। एक पी साईनाथ, बहुत बड़े और कम्युनिस्ट, बड़े वामपंथी पत्रकार कहे जाते हैं, कोई भाजपा ही नहीं है, संघी नहीं है। पी साईनाथ का एक बाकायदे लेख आउटलुक और हिंदू में छपा था, वो मेरे पास रखी है उसकी कटिंग। कि पी साईनाथ ने बताया कि यूपीए के शासनकाल में कारपोरेट सेक्टर, ये जो राहुल गांधी के भूत सवार है ना कि कारपोरेट की सरकार है, कि 35 लाख करोड़ रुपए का टैक्स फॉरगॉन कर दिया, यानी टैक्स माफ कर दिया था इसी यूपीए की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने। क्यों माफ किया था? ये कारपोरेटर के कौन रिश्तेदार लगते थे? तो ये एक कांग्रेस झूठ का बाउंडर खड़ा करती है, उसको चलाती है। और एक बाहरी कंपनी थी वोडाफोन हच, जिसने भारत में एक अच्छा ये खासा, तो छोटे प्लेयर, नहीं, 35 लाख इन पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया था 35,000 करोड़ का, तो बंद करके भागना पड़ा। 32-33,000 करोड़ का इस तरीके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। को वो दूसरी तरफ हो चिदम्बरम जाएगी, ने, क्योंकि हाँ, उस समय वो उनको छोड़ देते। एयरटेल को प्रमोट करना था। हाँ, वो एक अलग कहानी है। तो वो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, क्रोनी कैपिटल। हाँ, ये होता है क्रोनी कैपिटल। हाँ, तो ये कांग्रेसियों के कर्म रहे हैं उसके। और आज क्योंकि बात इनकी चली, तो इसमें फिर एक बार बताओ कि कैसा रंगबाज प्रधानमंत्री भारत को इतिहास का मिला है। कि आपने 78 साल में जब से आज़ादी मिली है तब से ऐसा एक ही प्रकरण हुआ है संदीप जी,
कि मेहुल चौकसी जो भागा था 7,000 करोड़ रुपए लेकर, उसको हमारी एजेंसियों ने पकड़ा वेस्ट इंडीज में। लाद के नहीं ला सकते थे, लेकिन उसको वहीं इतनी बुरी तरह से मार मार के अधमरा कर दिया कि बस वो मरने से ही बचा। और वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी, वो खुद ये कह रहा कि मुझको भारत की एजेंसी के लोगों ने आए थे, उन्होंने मुझको उठाया और उन्होंने मार की तरह से दंडित कर दिया। उसको किया था। तो ऐसा इससे पहले कोई घटनाक्रम बताइए जहाँ पर जाके सार्वजनिक रूप से मारा हो। तो वो भय व्याप्त करने वाली चीज़ थी। दूसरा, खैर वो एक हल्का सा विषयांतर होगा, पर दूसरे देश में जाके अपने देश के अपराधी को पकड़ कर ले आने का कार्य भी जो दुबई में ये हाँ, राजेंद्र सक्सेना। तलवार तलवार क्या नाम था? नहीं 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 नहीं, राजेंद्र सक्सेना, राजेंद्र सक्सेना ही नाम था उसका। शिवानी सक्सेना उसकी पत्नी का नाम है। मेरे ख्याल से राजेंद्र सक्सेना ही है। दिसंबर 2018। 18। हाँ, यानी वो उसको अंडरवियर में पकड़ के लाए थे, या उसके घर में घुस के उसको बाथरूम से घसीटा दुबई से उठा और लाए उसको थे। लाके उसने हवाई जहाज के अंदर। तो ये कर्तव्य इस देश की एजेंसियां कब दिखा रही, जब प्रधानमंत्री मोदी हैं। और हथियारों का दलाली में था कांग्रेस का वो अगस्ता वेस्टलैंड में वो बाकायदे नामजद है, उसको जेल में भी बंद रहा, अब उसको फिर जमानत पे है वो। और ये क्रिश्चियन मिशेल के साथ ही वो बंद है। तो ये इन लोगों का खेल रहा है। तो जो हम लोगों ने शुरुआत की कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए, तो इस देश के इतिहास ने करवट ली है, और बड़ी स्वर्णिम करवट है, और अभी तो चल नहीं पा रही है। भी चल रही है पारी, सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाँ, इस पारी का डॉक्यूमेंटेशन जिस प्रकार से हम लोग आज बात चर्चा करके कर रहे हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत इतने सारे कार्य हुए हैं, पता नहीं। एक तो वही है कि इकोसिस्टम अपने अपने अच्छे किए हुए कामों पर भी हम बात शायद उतनी नहीं करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। दुनिया अपना ढोल पीट रही है, हम इतने बड़े बड़े काम करके जो नहीं, यहाँ पे गाली खा रहे हैं। हाँ, या यहाँ उल्टा। पे गाली खा रहे हैं, मतलब हाँ। जो जिनको कम से कम प्रशंसा ना करें तो गाली ना दें। जैसे ये तो हम लोगों ने जनरल बात की कि 2-3 निर्णय ऐसे हैं प्रधानमंत्री मोदी के कि वो इतिहास याद रखेगा। नोटबंदी, एक्चुअली एक हमारे जानने वाले हैं, वो कहते हैं नोटबंदी शब्द का ना इस्तेमाल करें, मुद्रा शुद्धिकरण कर हाँ दें, हाँ, जो भी है। जो भी कह सकते हैं। हाँ, तो वो जो नोटबंदी है वो ऐतिहासिक, मतलब ये साहस, ये सर जीनियस लेवल, जीनियस कि भाई 2000 के नोट छप के आके बैंकों में पड़े हुए हैं। 8 तारीख को अनाउंस किया, 9 को बोला कि 9 बैंक बंद रहेंगे, और 10 तारीख को नोट आपके पास थे। और नोटबंदी का मैं आगे आपको जरा को बड़ी लंबी कहानी, उस पर तो हम लोग अलग एक पूरा एपिसोड ही कर सकते हैं नोटबंदी के प्रभाव पे। जी, कि मैं थोड़ा बता दूं दर्शकों को, उसका आइडिया हो जाएगा कि नोटबंदी करने से पहले क्या तैयारी की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। और मैं नोट की बात नहीं, रिजर्व बैंक की बात नहीं करूंगा। और आगे उसका क्या परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ नकली नोट जो है वो पाकिस्तान से आता था। यस। तो वहाँ पर जो मेन सरगना था, मैं इस समय उसका देखिए नाम भूल गया, मैं नोट करना था कि वो जो सरगना था वो कराची के अंदर वो अपना ऑफिस बना के करता था, और उसका जो भाई था वो ऑस्ट्रेलिया में रह के उसको बाकी इंटरनेशनल पूरी उसको ऑपरेट करता था, उसका पूरा सिस्टम को। जिस दिन नोटबंदी लागू हुई है उससे 20 दिन पहले उसको ऑस्ट्रेलिया में उठा लिया जाता है, वहाँ की एजेंसियों द्वारा बाकायदे उसके सबूत के साथ पकड़ जाता, गिरफ्तार हो जाता है। और जब नोटबंदी लगती है उसके 20 दिन बाद वो जो सरगना बैठा था कराची के अंदर, वो अपनी बिल्डिंग की छत से कूद कर आत्महत्या कर लेता है। ये आज तक नहीं पता है कि उसने आत्महत्या की थी या किसी ने उसको फेंक दिया था। तो अब मैं ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि आप सोचिए कि नोटबंदी केवल ऐसा नहीं था कि आके नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि ये आज से नोट बंद करने से पहले कैसी तैयारी की गई थी। एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया आपको, और उसका क्या परिणाम मिला है ये आज का टैक्स कलेक्शन आपको बताता है। मैं एक और आदत में जनता को, एक क्या है ना सर, हम लोग की आदतें धीरे धीरे बदल जाती हैं, पता नहीं चलता है। मुद्रा शुद्धिकरण से पहले, नोटबंदी से ही पहले हम लोग को नोट चेक करने की आदत थी। हाँ, आज के समय में कोई नोट चेक नहीं करता है, 500 का हो या 2000 का हो। ये विश्व, आप अपनी आदतें खुद देखिएगा कि आपने कैसे खुद जो है इस आदत से आप बच गए। 1000 का नोट अगर दिख जाता था गलती से, तो उसको तो 100% आदमी चेक करता था। दूसरे नोटबंदी से ज़्यादा बड़ा काम कि नोटबंदी पे तो नरेंद्र मोदी ने कमर तोड़ी और उसके बाद लाश निकाल दी, वो मर गया, वो धंधा ही पूरा ख़त्म कर दिया। जो आपने नोट चेक करने की बात की उससे कि ये यूपीआई का सिस्टम आया है। यूपीआई का सिस्टम आज की तारीख में जूता पॉलिश करने वाला भी अपने पास रखे है।
रिक्शा चलाने वाला रखे, गोलगप्पे बेचने वाला, मतलब मैं निचले स्तर पर सिर्फ बात कर रहा शहरों हूँ। में नहीं, दूर दराज गांव देहात में भाई। और जब आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उससे पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं, ये नकली तो नहीं है, ये नोट तो नकली नहीं है। और ये लाखों करोड़ में इसका ट्रांजैक्शन है और पूरी दुनिया इससे चौंकी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच से बता चुके कि उनसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पूछा कि आखिर आपने ये कैसे किया। तो इतना मैं दूरदृष्टि नहीं, मैं ये कहूँगा कि इतना दिव्य दृष्टि वाला प्रधानमंत्री, और उसको यहाँ के गधे गाली देते हैं, तो फिर क्या कहा जाए। यूपीआई तो सर वो है कि लोगों को सबसे मैंने कि मेरा पैसा सुरक्षित है। कोई शहर में आया कमाने के लिए, पता चला जा रहा था शाम को लूट लिया, कैश लेके जा रहा था और कोई तरीका था नहीं। अब उससे सुरक्षित है अपना पैसा। आज के समय में तो सर कोई कह दे अगर कि हम सिर्फ कैश पे काम करेंगे, तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या नोटंकी है, हाँ, कि नहीं नहीं, ये तो यूपीआई नहीं है, मैं जो तीन फिर बड़े सिर्फ कैश पे क्यों करोगे। मैं बड़े ऐतिहासिक निर्णय की बात कर रहा था, तो एक तो ना नोटबंदी, यूपीआई, और इसी से जुड़ा हुआ एक है जीएसटी, जीएसटी, जिसके यस। खिलाफ राहुल गांधी गब्बर सिंह, तो वो उसकी तिलमिलाहट बड़ी स्वाभाविक है। जीएसटी का आना और जीएसटी के जो परिणाम है, वो एक बात पे मोहर लगाते हैं कि 2014 तक इस देश में जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार नहीं थी। इस देश में 2014 तक चोरों के लिए, चोरों के द्वारा, चोरों की सरकार थी। जी। क्योंकि जीएसटी जैसे ही लागू हुआ है, उसके बाद आप कलेक्शन उठा के देख लीजिए कि क्या टैक्स क्या कलेक्शन आ रहा है। और वो टैक्स कलेक्शन का बढ़ना, वो इसलिए मायने रखता है कि आप मुझको कोई एक ऐसा आइटम बताइए कि जहाँ टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया हो। टैक्स बढ़ा नहीं है, टैक्स कम हुआ था। टैक्स कम हुए हैं। अगर आप एवरेज, उसमें जो वैट लगता था, उससे अगर आप एवरेज निकालिए और जीएसटी का निकालिए, तो जीएसटी में आज हम कम टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स कलेक्शन जो आ रहा है वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब वो 2014 तक ये जो चोर थे, जो टैक्स नहीं देते थे, उनको तो परेशानी होगी। राहुल गांधी उनका सरदार है, अन्यथा राहुल गांधी आकर बताए ना कि ये टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ा। जीएसटी से सर दो सबसे बड़ी बातें हुई। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि जैसे प्रोडक्ट की एमआरपी भी चेंज होनी थी जीएसटी लगने के बाद। जीएसटी से पहले क्या एमआरपी थी, जीएसटी लगने के बाद एमआरपी क्या थी। जीएसटी में सर जो सबसे बड़ी बात है कि कलेक्शन अपनी जगह है, पर जो सहूलियत मिली पूरे देश को एक दूसरे के साथ बिजनेस करने की। मुझे ध्यान है पहले भी क्या होता था कि अगर कहीं से मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी है, उसको गुजरात से या महाराष्ट्र से या किसी कहीं से सामान मंगाना है, तो यहाँ सेल्स टैक्स ऑफिस पे जाता था, वहाँ से फॉर्म 38 मिलता था, हार्ड कॉपी, 4, 5, 3, 2, 10 जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वह मिलता था। फिर वह कुरियर करता था उस आदमी को वहाँ पर। तो ये 2-3 दिन 4 दिन जो भी लगा कुरियर करने में, उसके पास जब वहाँ फॉर्म 38 पहुँचा, तब वो सामान उस फॉर्म 38 पे सामान की अपनी एंट्री करके सारी भर के फिर वो ट्रक के साथ भेजता था फॉर्म 38। तब इसको आदमी को यहाँ सामान मिलता था, फिर इन्हीं को वही फॉर्म 38 फिर से जाके सेल्स टैक्स ऑफिस में जमा करना होता था, और उसके बाद फिर अगला फॉर्म 38 मिलता था। जीएसटी में क्या है, आप अपना जीएसटी नंबर मंगाइए, आपको सेल्स टैक्स ऑफिस, या ये जो गवर्नेंस वाला जब प्रोसेस था इसको कम कर दिया, तो ये सामान की आवाजाही जो है बहुत तेज़ी से हो गई। पहला, अक्सर क्या होता है सर, नेहरू टाइप के लोग या जो इंदिरा गांधी टाइप के लोग, कि जनता को, वो जनता पे भरोसा ही नहीं है उनको, कि हमको जनता को मिलने नहीं देना है तो रोड मत बनवाओ, हाँ, आपस में बात नहीं करने देना है तो टेलीफोन कनेक्शन के लिए 6-6 साल की लाइन लगवाते रहो। तो जन और आपस में पैसे का ट्रांजैक्शन ना कर सके तो बैंक को नेशनलाइज करके जनता को बैंक से दूर कर दो, और जब एकदम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रखो। लेकिन अटल जी और मोदी जी जैसे जो सनातनी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनको अपने भारत की जनता पर भरोसा है, ऑफकोर्स उसी भरोसे का कारण वो नोटबंदी जिसको कहा जाता है वह कर पाए, क्योंकि भारत की जनता पर भरोसा था। तो उन्होंने क्या किया कि लोग आपस में इंटरेक्ट करें, मिले जुलें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए उड़ान स्कीम, एयरपोर्ट्स, ट्रेन, रेलवे नेटवर्क, सड़क नेटवर्क, कि भाई बन रहा है, जिसको जहाँ जाना जाओ, जिससे मिलना है मिलो, जो करना है करो। आपस में बात करनी है तो पहला जो सस्ता फ़ोन आया था वो अटल जी के ही समय में आया था, जिसपे लोगों के हाँ, हाथों में मोबाइल आ गए। लाए धीरो माँ नहीं, लेकिन कार्य वो हुआ अटल जी के समय में। मोदी जी के कार्यकाल में डेटा भी सस्ता हो गया, कि भाई अपना इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरेक्शन करना है, जैसे करना, अब यूट्यूब है, जो सारी चीज़ें हैं वो इसलिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात, आदमी का आदमी से जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन होता है वह होता है पैसे का, जिससे सारा देश चल रहा है।
उसमें भी तेजी आए। आपने यूपीआई की बात की, यूपीआई एक सहूलियत देता है कि कोई किसी को कहीं भी पैसा भेज दे रहा है, वो वहीं भेज दे रहा है, तो पैसे की मूवमेंट कितनी फास्ट हो गई, तो वो भी अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। देखिए, आर्थिक पक्ष जो है उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका मैं जादूगर की मानता हूँ। कि अभी मैंने जीएसटी के बारे में बात कही कि कोई टैक्स नहीं बढ़ा है, कोई टैक्स नहीं बता सकता कि साहब ये टैक्स बड़ा बढ़ गया इस वजह से हो गया। टैक्स बल्कि कुछ कम हुआ है अगर आप एवरेज देखेंगे। और उसके अलावा ऐसी सुविधाएं मिली है जो कल्पना नहीं की थी भारत में। अभी आपने डेटा की बात की, तो संदीप जी आपने भी इस्तेमाल किया होगा, मैंने भी इस्तेमाल किया है कि 250-300 रुपये का 1 GB डेटा मिलता था। 17-18 तक, भाई 17-18 तक नहीं, 15 15 15 15 15 तक हाँ। जब जियो वाला आया है। और आज की तारीख में 250 रुपये या 300 रुपये में आपको पूरे महीने भर का मिल जाता है। 60 GB मिलते हैं। तो अब इसकी तो आपको गुणा भाग कर ही नहीं सकते कि 250 रुपये में 1 GB और 60 रुपये में और अब 250 रुपये में 60 GB, यानी 60 गुना तो आप मान ही लिए। तो ये सस्ता हुआ है। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे, ये सबसे खास बात है। लेकिन हमारे उस पर कोई डिबेट नहीं करता। दूसरे, अब इस समय मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस का मुझे ध्यान है कि एजुकेशन लोन, होम लोन, गाड़ी वाले लोन, ये सारे लोन पर ब्याज जो है ये 2 से 3% घटा है। तो ये जो होम लोन लेता है, जो एजुकेशन लोन लेता है, उस पर ये मिलाकर करीब करीब अगर आप करें तो मैंने एक बार कैलकुलेट किया था कि अगर तीनों लोन किसी आदमी ने लिए हैं तो करीब उसको 1.25 लाख साल की बचत होती है। तो एक तरफ मोदी बता रहे हैं, ये कहते हैं तबाह कर दिया अर्थव्यवस्था को, ये कैसे हो रहा है। और वो इंटरेस्ट रेट आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद कहानी उल्टी सुनाई जा रही है कि तबाह कर दिया। अब तबाही कर दिया तो इसका मैं 4 पैमाने बता देता हूँ, और उसके बाद दर्शक खुद तय कर लेंगे वास्तव में अर्थव्यवस्था हमारी तबाह हुई है। ये जो पृष्ठभूमि अभी उन लोगों ने बताई उसके बाद, कि 2004 में हिंदुस्तान का जो गोल्ड रिजर्व था, हमारे पास 360 टन सोना था, 360 टन। और 2014 में जब ये कांग्रेसी विदा होके गए तो ये बढ़कर 557 टन हो गया था। यानी लगभग आप मान के चलिए 197 टन। और आज मालूम है आपको कितना है? आज है 880 टन। 1.5 गुना हो गया। यानी इनके 10 साल में 197 टन बढ़ा था, और आज की तारीख में अगर आप 360 से कर लीजिए, आज 880, यानी करीब करीब 320-330 टन, 557 से, हाँ 323 टन बढ़ा है। ये वृद्धि हुई है। तो ये तो अंतर है केवल गोल्ड रिजर्व में। जो अपने इकोनॉमिक्स में रुचि रखते होंगे वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि गोल्ड रिजर्व का इतनी बेतहाशा गति से बढ़ना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कैसा बूस्टर होता है। इसके साथ आ जाइए कि विदेशी मुद्रा कोष, फॉरेन एक्सचेंज, कि 2004 में थी 113 बिलियन डॉलर, और 2013 के 113 बिलियन डॉलर थी। 2014 में वो 304 बिलियन डॉलर हुई। तो आप जोड़ लीजिए कि कितना, 200 बिलियन करीब मान लीजिए आप कि 200 बिलियन भी नहीं होगी, 113 304 में मुझे कर दीजिए तो 190, हाँ 190-95 मानिए, 100 ये बिलियन डॉलर बढ़े थे 10 साल में। आज की तारीख में मालूम है, आज की डेट बता रहा हूँ, आज 17 मई है, 691 बिलियन डॉलर है। 691 बिलियन डॉलर, दुगने से ज़्यादा। और ये 10 साल का, वो फिर मैं कहूँगा कि वो ज़रा जो सोच लीजिए कि 10 साल में 195 और ये 691 बिलियन डॉलर। तो ये नरेंद्र मोदी ने किया। और ये दोनों जो पहलू हैं, गोल्ड रिजर्व और विदेशी मुद्रा भंडार, ये आपके पूरी अर्थव्यवस्था का एक तरह से नब्ज बताते हैं। ये तो नींव है सर, नींव है। नींव है। तो ये जो गधे कहते हैं कि मोदी ने तबाह कर दिया अर्थव्यवस्था को, इनसे ज़रा पूछिए कि तबाही है तो अच्छाई क्या होती है। सर आपने तबाही शब्द का इस्तेमाल किया। 2 तबाही हो जाती भारत में 100%, उससे बचाया। एक तो कोविड अपनी वैक्सीन बनाकर, और एक जब यूक्रेन रशिया का जब युद्ध होता है तो यूरोप रशिया से तेल खरीदना बंद कर देता है और सीधे मिडिल ईस्ट के पास आ जाता है कि अब हमको, जो भारत जिनसे ले रहा था तेल, उनके पास यूरोप आ जाता है बड़ी डिमांड लेकर। और अगर
जो रेट हाई हो रहे थे, अगर भारत सबसे दुनिया में दुश्मनी लेकर रशिया से तेल खरीदने का कार्यक्रम न शुरू करता, तो क्या ये तबाही होती नहीं होती सर? निश्चित थी, वो दीवार पे लिखी हुई थी, दीवार पे लिखी हुई थी वो। मैंने कहा ना कि ऐसा साहसी और ऐसे शौर्य वाला पराक्रम वाला शासक 1000 साल से नहीं मिला हम लोगों को। जी। और वो ये उदाहरण है। अब असल में आपका जो विषय है मोदी के 11 साल, वो 1-1.5 घंटे में हो ही नहीं सकता। जी। अब कोरोना वाला आ जाए, कोरोना कोरोना पे तो एक अलग पूरा कार्यक्रम हो सकता है कि कैसा कमाल किया, वैक्सीन कैसे लाए। लेकिन चलिए, जितना हम लोग करते हैं। तो मैं बात कर रहा था अर्थव्यवस्था की, ये दो बताया आपको। और तीसरा जो है वो आम आदमी से बिल्कुल सीधे जुड़ा हुआ मामला है कि जिस समय 2004 में अटल जी ने जाके इनको सौंप के गए, उस समय जो था सेंसेक्स मार्केट देश का शेयर बाजार, वो 6250 पे था। और जब ये सरदार जी छोड़ के गए मनमोहन सिंह 10 साल शासन करने के बाद, तो वो 23,500 पे था। यानी कोई इन्होंने 20,000 अंकों की यात्रा तय की थी उस शेयर मार्केट में। आज की तारीख में 82,000 है, 4 गुना। 4 गुना है। यानी 60,000 अंक बढ़े हैं। और वो जो अंक बढ़े हैं, जो अक्सर आप देखते होंगे, जब कभी मार्केट सेंसेक्स गिरता है तो रवीश कुमार से लेके और दुनिया भर के जितने हैं, ये सब अपनी छाती पीटने लगते हैं कि 10 लाख करोड़ डूब गए, 15 लाख करोड़ डूब गए। अगर 2-4-10,000 अंक गिरने पे मार्केट में 10 लाख करोड़ डूब गए, तो जो 20,000 करोड़ से 23,000 से लेकर अंक पे 82,000 पे पहुंचा है, तो इसमें कितने लाख करोड़ मिल गए, जुड़ गए, उसकी कभी बात नहीं करते। उससे बात करें तो क्योंकि इनका बड़ा काला चेहरा नजर आ जाएगा। ये वही शमशान में बैठे डोम है, ये लाशों के इंतजार में बैठे रहते हैं। कि अन्यथा इनको बताना चाहिए ना कि वो जो 80,000 23,000 अंक था सेंसेक्स का पॉइंट, और ये 23,000 पे सेंसेक्स था 15 मई 2014। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के रिजल्ट जो आया है उससे एक दिन पहले। और इस सेंसेक्स में एक सर बहुत अच्छी बढ़ोतरी ये हुई है कि अब जो ये शेयर मार्केट है, ये फॉरेन FIIs होती थी, उन पर उसकी निर्भरता बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। और अंदरूनी मार्केट जो म्यूचुअल फंड में जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह क्या है संदीप जी? और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि जो 2014 तक 2-3 करोड़ इन्वेस्टर हुआ करते थे शेयर मार्केट में, आज की तारीख में 15 करोड़ है डीमैट अकाउंट खोल डीमैट अकाउंट। और उसमें जो लीड कर रहा है वो हमारा उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है। सर मैं एक बंदे को जानता हूँ, एक आदमी को जानता हूँ, हाँ मुंबई में काम करते थे, अभी खाटी देहात में बैठ के, हाँ गोरखपुर के आगे कहीं जाके देहात में बैठ के, हाँ खेत के बगल में अपना एक कमरा बनवाए हैं, उस कमरे में बैठ के वो शेयर ट्रेडिंग करते हैं और अपना और पूरे गांव का जो है पैसा इन्वॉल्व करते हैं। और पता ना, यूपी 15-20 लाख से ज्यादा का कैपिटल यूपी लीड कर रहा है। यूपी लीड कर रहा है, जो कभी हम लोग सोच नहीं सकते। हमने प्रारंभ में उनका इंटरव्यू भी किया था। अच्छा। हाँ जी। और आखिरी जो आपको अर्थव्यवस्था की जो नब्ज बता दूं, जो एक तरह से डॉक्टर जो बीमा जो है वो है, वो उसके बाद आपकी कोई बहस की गुंजाइश रह नहीं जाती कि 2013-14 जो भारत के सरकारी बैंक, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी बैंकों का जो लाभ था वो 37,000 करोड़ रुपए था। 37,000 करोड़ रुपए। और अभी फिगर आई नहीं है लेकिन आने वाली है। पिछले साल जो था 1,26,000 करोड़ था, और ये माना जा रहा है कि कम से कम 15% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 2 लाख करोड़ प्लस था सर SBI का तो शायद। नहीं, SBI नहीं, सारे बैंकों का जो सरकारी बैंक थे इनका 1,26,000 करोड़ था पिछले साल। और अब की जो है वो आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ को पार करेगा। तो जरा गौर करिए कि सरकारी बैंक, ये कहते हैं बैंकों को लूट लिया, कि 37,000 करोड़ जिनका प्रॉफिट था वो आज की तारीख में 1.5 लाख करोड़ है। यानी लगभग आप 4.5 गुना। ये सरकारी बैंकों की बात हो रही है। और जिनको NPA से निकाल के ले आए। हाँ, NPA से निकाल कर लाए हैं। और वो सरकारी बैंक जिन्होंने, अब समझिए मुद्रा बैंक के मुद्रा लोन वाले, अब 40-42 करोड़ लोगों को लोन दिया है, 30 लाख करोड़ लोन दिया है। और मतलब सर एक आपने विकास के इतने अद्भुत डेटा दिए, सब कुछ दिया, पर इससे महत्वपूर्ण जो एक योगदान मोदी जी का आता है वह है कि देश की जो मानसिकता है, हिंदू की जो मानसिकता है, सनातन की जो
विचार को सामने रखा, जैसे ओढ़ा, जैसे दिखाया कि केदारनाथ में बैठे हुए हैं, भगवा ओढ़ के तपस्या कर रहे हैं, पशुपति से निकले तो पूरा त्रिपुंड है, और धर्म पर जो स्वाभिमान है, जो गर्व है, वो न स्वयं ओढ़ा, सबको दिखाया और सबको बताया दुनिया में। अबू धाबी में मंदिर, बाकी देश में तो श्री राम जन्मभूमि, श्री राम लला का मंदिर बन गया, वो पीढ़ियां तरस गईं देखने के लिए। हम लोग सौभाग्यशाली जो हम लोग देख रहे हैं काशी ना इसका जो कॉरिडोर है। पर इतना सब कुछ धर्म के करने के लिए के बाद भी कुछ लोग जो है मौलाना मोदी नाम का टर्म दे देते हैं। उन लोग को सर थोड़ा सा जवाब जरा बताइए कि मोदी ने हिंदू धर्म के लिए क्या किया है। देखिए, जहाँ से हम लोग का पॉडकास्ट शुरू हुआ था जी। वहीं पे इसको ख़त्म करूँगा। जो आपका सवाल है कि पिछले 1000 साल में ऐसा धर्म भीरू शासक नहीं आया, धर्म सेवक शासक नहीं आया, और ये कोई लफाजी नहीं है। 1000 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि राजा विक्रमादित्य को आप बात कर सकते हैं, या फिर चोल वंश दक्षिण, कृष्णदेव राय या नहीं, कृष्णदेव राय को भी मैं हल्का मानता हूँ। चोल वंश जो है, और खासकर विक्रमादित्य, कि इनके बताए चिन्ह आपको दिखाई देते हैं आज की तारीख में कि हाँ, ये मंदिर इन्होंने बनवाए थे या इन्होंने ये काम किया था धर्म का। कुछ वैसा ही काम नरेंद्र मोदी ने किया है पिछले 11 साल के अंदर। बाबा केदारनाथ, जहाँ का आपने कहा वो ध्यान कर रहे थे गुफा में बैठ के, 50,000 करोड़ रुपए। मतलब सोचिए, एक मंदिर के लिए 50,000 करोड़ की बात है कि 50,000 करोड़ रुपए की वहाँ पर रेल परियोजना जा रही, जो हरिद्वार से आप ट्रेन पर बैठेंगे और केदारनाथ के लिए बैठेंगे। ये आज तक किसी ने सोचा नहीं था, और वो उस पर काम शुरू हो गया। 3-4 साल लगेंगे क्योंकि बड़ी जटिल है वो। तो एक योजना पे 50,000 करोड़ रुपए, और साथ ही वहाँ पे जो 4 धाम एक्सप्रेसवे बन रहा है वो करीब करीब 12-14 हज़ार करोड़ का वो बन रहा है। तो केवल भगवान शंकर के एक धाम पर समझिए 60-65 हज़ार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दे रही है। और वो क्यों दे रही है? ये जो अभी हम लोगों ने आपको खाका खींचा कि अर्थव्यवस्था को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, जेब में ना हो तो आप कहाँ से देंगे? जेब में आपके पैसे हैं तभी तो आप दे रहे हैं। और जेब में पैसे का एक और कमाल बताता हूँ। तो ये तो हुई केदारनाथ धाम। इसके अलावा आप बनारस का काशी वाला ले लीजिए, या अयोध्या को आप 1800 करोड़ में मंदिर बना, चंदे से बना, हिंदुओं के पैसे से बना। ये मत देखिए, जो उसका चौमुखी विकास हो रहा है अयोध्या के अंदर, मेरा अपना मानना है कि कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट वहाँ हो रहा है, जो पब्लिक का है पैसा। तो वो ये किस वजह से? क्यों? भगवान राम का, क्योंकि वो स्थल भगवान राम का जन्म स्थल है, लोगों की आस्था श्रद्धा वहाँ से जुड़ी हुई है, तब हो रहा। और इसको दर्शक जरा और याद करें कि 2017 तक बाबा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने तक, उस समय तक वहाँ पे अयोध्या जाने वालों की संख्या 2-4-5 लाख होती थी पूरे साल के अंदर। अब की आई है कि 12-13 करोड़ है। क्या गुना करूँ? 100 गुना ज़्यादा करीब करीब आप समझिए कि जिस अयोध्या को, तो अयोध्या क्यों 5 लाख लोग जाते थे, वो जो बड़े समर्पित लोग होते थे, जिनका भगवान राम के प्रति वो समर्पण हुआ था, वो लोग जाते थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ भगवान राम का अस्तित्व ही मिटा दिया गया था इन सेकुलर सरकारों द्वारा। और आज वहाँ पर भव्य मंदिर जो खड़ा है, तो 12-13 करोड़ लोग अयोध्या जा रहे हैं, और 10-12 करोड़ बाबा विश्वनाथ के मंदिर बनारस जा रहे हैं। बनारस का मुझे याद है कि 2017 में जब अखिलेश यादव का आखिरी साल था, 16 में, तो बनारस जाने वाले यात्रियों की संख्या 65 लाख थी, संदीप जी। आगरा जाते थे ना सारे। हाँ, ये तो 65 लाख से आज वहाँ 12 करोड़ वहाँ भी पहुँच रहे हैं। तो ये किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी ने जैसा भव्य उसका रूप निकाला है, या अयोध्या के लिए मैंने कहा ना 2-3 लाख करोड़ रुपए, वैसे ही बनारस की बात है। बनारस को लोग हम मंदिर पे केंद्रित कर देते हैं, और ये मेरी बड़ी शिकायत थी शुरू से। नरेंद्र मोदी ने उस शिकायत को दूर किया है, या योगी आदित्यनाथ ने दूर किया है, कि जब यहाँ पे न मोदी थे न योगी थे, मगर भाजपा की सरकारें हुआ करती थी, मैं तब भी लिखता था कि चलो ठीक है, वो विवादित ढांचा है, ये समझ में आ गया, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शेष अयोध्या का विकास करने से किसने रोका है? वो कौन सा विवादित है? यहाँ की शेष अयोध्या का बढ़िया वहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टेशन हो जाए, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन जाए, वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन हो जाए, ये नहीं था ना? नहीं, तब श्रावस्ती, कुशीनगर में जापान के पैसे से सब बन जाता था। हाँ, लेकिन अयोध्या उपेक्षित थी। तो ये उसका कारण था कि 4-5 लाख लोग वहाँ जाते थे, क्योंकि वो इस लायक था ही नहीं, छोड़े नहीं था। मैं तो उस समय विवाद चल रहा था, कई बार गया,
तो उस अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है, वो फर्क बताना ही असंभव है। तो इसको जो है, इस अंतर को नरेंद्र मोदी ने पाटा है। जैसा आपने कहा कि अयोध्या का विकास, अयोध्या जी का विकास करने से किसने रोका था? अयोध्या नहीं, अयोध्या और बनारस, हम्म। ये दोनों, तब का बनारस याद कर लीजिए, तब की अयोध्या याद कर लीजिए, और आज के अयोध्या और आज की बनारस, जमीन आसमान का अंतर है। प्रयाग में सर बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, प्रयाग का तो चलिए महाकुंभ आ गया उस वजह से, लेकिन बनारस की और अयोध्या को मैं थोड़ा अलग निगाह से देखता हूँ। प्रयाग में कोई विवाद नहीं था। हम्म। प्रयाग नहीं, अक्षय वट खोला ना सर, जो बंद था। नहीं, वो मगर वो उस टाइप का विवाद नहीं था जैसे अयोध्या से जुड़ा हुआ है या बनारस से जुड़ा हुआ हाँ, था, उतना बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं था। और बनारस, चलिए अयोध्या तो उपेक्षित थी, वहाँ तो 4-5 लाख लोग जाते थे। बनारस तो वैसे प्राचीन शहर होने के नाते ही वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते थे, लेकिन उपेक्षित पड़ा हुआ तो सिर्फ इसलिए उपेक्षित पड़ा था क्योंकि वो हिंदुओं के बाबा विश्वनाथ का केंद्र है, सबसे बड़ा स्थान है, और पूरे देश का विदेश का हिंदू वहाँ पे उसकी आस्था थी। आज की तारीख में बनारस आप उस कॉरिडोर को छोड़ दीजिए, बनारस वैसे घूम के देखिए, क्योंकि मैंने बचपन से घूमा, मेरा ननिहाल रहा है, तो बनारस आपको पहचान में नहीं आता क्या हो गया, और खासकर बनारस के घाट। जी, तो घाट। वो कायाकल्प जो किया है, वो अंतर जो था तब की और अब की स्थिति में, उसको नरेंद्र मोदी और योगी इन्होंने पाटा है। और जो 3 केंद्र हुआ करते थे, उस मथुरा का भी नंबर अब आ गया है कि 5 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली है। तो काशी, अयोध्या, मथुरा, यही भाजपा का नारा हुआ करता था, और वो तीनों आपके पूर्ण हो और गए। मथुरा में भी कांग्रेसियों का ही जो है दंड फंद था। नहीं नहीं, कांग्रेसियों ने तो उससे बड़ा फ्रॉड कोई हो ही नहीं सकता। जी, जो फ्रॉड कांग्रेसी बनारस में नहीं कर पाए, अयोध्या में नहीं कर पाए, वो फ्रॉड उन्होंने वहाँ किया मथुरा में। कि हाँ, मथुरा में जो स्थान है, वो पंडित मदन मोहन मालवीय के बनाए हुए एनजीओ, उसके पास उसका अधिकार था, और उसके एक कांग्रेसियों की सरकार में नया फर्जी एनजीओ बना, और उसने वो मस्जिद कमेटी के साथ समझौता कर लिया, और वो मदन मोहन मालवीय वाला जो एनजीओ था वो कहाँ चला गया किसी को पता ही और नहीं चला। एक्चुअली ओनर वो है, एक्चुअली ओनर वो थे, उनको साइड कर दिया। उनको साइड कर दिया गया, और वो समझौता करके 1968 में, मेरे ख्याल से 1968 में, उस फर्जी एनजीओ ने वो प्रॉपर्टी उस ईदगाह कमेटी को सौंप दी। तो इतना बड़ा फ्रॉड तो हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में संभवतः वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। जी। लेकिन उस पर कायदे से अब तो मर ही गए होंगे, नहीं तो जिंदा हो तो कांग्रेस के उस तत्कालीन मंत्री, उनको सजा होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो, तो ये सब चलता रहा है कारोबार, हाँ, जो एंटी हिंदू चल रहा था पूरा माहौल। फिर अब कितनी चर्चाएं करेगा आदमी सर, क्या क्या बात करेगा, पानी पर कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर। पानी मतलब सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं, जो पानी की सफाई, नदियों की सफाई, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसरो में क्या किया है, डिफेंस मैं में क्या किया आपकी बात को समेटे देता हूँ है। जी। कि नरेंद्र मोदी के 11 साल के जो कालखंड है, इस पर बात करने का मतलब, या इस पर कोई किताब लिखने का मतलब ये है कि आप 11 साल की बात नहीं कर रहे हैं, आप 1000 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1000 साल में ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है। और कभी प्रयास करिएगा आप उसको जी। कि ये, ना तो आप लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे अगर आप 1-1.5 घंटे की बात करेंगे तो। अब सर मैं वही कह रहा हूँ कि कितने विषय हैं जो हम क्या क्या समेटें, इसरो समेटें कि डीआरडीओ समेटें, कि दुनिया में हमारी क्या हैसियत बनी, कि एनआरआईज पे काम क्या हुआ, विदेश मंत्रालय ने क्या किया, पहले क्या होता था, आप विदेशों में आपकी क्या अहमियत है, G20 या किसी भी संगठन में आपकी अपनी पहचान, अपनी रूट्स को पकड़कर आपने जो विकास पे, धर्म पर, शांति पे 10 साल सर, ये सबसे शांति भारत, और 1000 साल में और, सबसे शांत 10 और साल बता है दूं, ये। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो अभी सुनक थे, हम्म। सुनक से पहले जो थे, जॉनसन, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर कहा है कि दुनिया में एक सूरज, एक पृथ्वी, एक ग्रिड, और एक ही नरेंद्र मोदी है। हम्म। और ये बोरिस जॉनसन इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रहे थे। किसी दुनिया के किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने किसी और देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की तुलना नहीं की आज तक। तो बोरिस जॉनसन कोई अनपढ़ नहीं था, बोरिस जॉनसन को आप बेपढ़ा लिखा नहीं कह सकते। तो बोरिस जॉनसन ने अगर वो बात कही थी तो क्यों कही थी, ये अपने आप में ही एक किताब इस पर लिखी जा सकती है। तो वो मोदी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो चुका, विराट व्यक्तित्व हो चुका है, उसकी व्याख्या करने के लिए कई कई एपिसोड आपको करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ही इज द बॉस।
पापुआ न्यू गिनी वाले ने पाँव छुआ सर। पहुंच गए। आप क्या लेंगे 10 साल में अपने नेता से, और आप क्या उम्मीद करते हो क्या ले लेंगे? वो भी तब जब सोनिया गांधी जैसे गिद्ध, हाँ, और जो पूरी दुनिया के गिद्ध, चीन, कम्युनिस्ट चीन, यूएस, पाकिस्तान, सब भारत को नोच रहे थे। उसके बाद मोदी जी ने एक बात कही थी सर संसद में कि हमें ये तो पता था कि देश की हालत खराब है जब हम 14 में आए थे, पर इतनी खराब है हाँ, ये हमें नहीं पता था। हाँ, तो वो सही बात है। वो सत्ता में तो थे नहीं, वो तो अनुमान लगा सकते थे ना। वो सत्ता में, संभाली। गुजरात की सत्ता में तो थोड़ा बहुत जो भी अंदाजा रहा होगा। थोड़ा बिजनेस कम्युनिटी उनसे जुड़ी हुई थी तो उनको थोड़ा आइडिया रहा होगा, लेकिन इतना एग्जैक्ट फिगर क्या है ये तो उनको सत्ता संभालने के बाद ही समझ में आया। जी, तो ये 52 लाख का एनपीए चल रहा है, हाँ। कहाँ कहाँ गड्ढे में है, और अभी भी 52 लाख का एनपीए छोड़ दिए, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज दिया जा रहा है। ये हो रहा था कि वक्फ के नाम पे मुसलमान संगठन भारत की जमीन कब्जाए जा रहे हैं, हवा नहीं। कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं, कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, हवा नहीं। धीरे 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 चीज़ें जो हैं संभालते संभालते, कांटे से कांटा निकालते, धीरे धीरे आज यहाँ पहुँचे हैं। और अभी 47 का लक्ष्य है कि अमित शाह ने भी कहा था कि हम उस समय रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, देश जो है तब तक डेवलप्ड हो जाएगा। ये हम नींव देकर जा रहे हैं। तो अब वही बात है कि कोई कहे अंधभक्त कहे, ये कहे वो कहे, वो आप सबकी नहीं, हाँ, अपनी। ये बता दूं हाँ, कि इस पर अनुपम खेर ने जब जस्टिस गांगुली से उनके हुआ था तो अनुपम खेर ने बड़ा गजब का एक स्टेटमेंट दिया था, और मैं उस स्टेटमेंट से 100% सहमत हूँ। अनुपम खेर ने कहा था ताकि आप बैकफुट पर चले जाएं, इसलिए आपको कहते हैं कि चमचा है, इसलिए आपको कहते हैं ये अंधभक्त है। कहें बहस मत करिए उनसे, कहिए कि हाँ मैं चमचा हूँ, मैं अंधभक्त हूँ, अब आगे बात करो। तो वो चमचा अंधभक्त कहने से कोई भला नहीं होना है। जो फिगर बताए हैं हम लोगों ने, या जो फिगर पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं, इनको झुटलाने वाला कोई फिगर तुम्हारे पास हो, इनको झुटलाने वाला कोई तथ्य हो तो बताओ, अन्यथा हम चमचे हैं या अंधभक्त हैं ये हम तय करेंगे, तुम नहीं तय करोगे। जो खुद चमचे हैं, जो खुद अंधे हैं, हाँ, वो दूसरे को भक्त नाम हाँ, की बात वो कह रहे हैं। ये और भक्त अपने आप में एक बहुत बढ़िया शब्द है, और एक बहुत अच्छा चरित्र बताता है लोगों के। एक अंदर का एक बहुत सुंदर चरित्र होता है, वही भक्त होता है। जितनी बातें हम लोगों ने अभी करी हैं 1.5 घंटे में, ये सारी बातें ऐसी है कि जिन पर मुझको अंधभक्त होने पर गर्व है। बिल्कुल फैक्ट है जी। तो इसी के साथ आज की चर्चा का यहाँ समापन करेंगे। बहुत सारे विषय छूटे हैं, बहुत सारी बातें छूटी हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि डिफेंस पर सर वो बचा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, तो हम लोग उस पर अलग से भी कभी किसी और दिन जो बातें बची हुई हैं, विश्व में आपका क्या स्थान है, आप सबकी मदद कर रहे हैं, नेपाल की मदद कर रहे हैं, तुर्की की मदद कर रहे हैं, जहाँ कुछ आपदा आ रही है आप सबसे पहले पहुँच जा रहे हैं। भारत में आपदा के बाद होने वाली आपदा भूल गए लोग कि कहाँ पहले चक्रवात आता था तो 2-2 3-3 महीने कोई देखने वाला नहीं, उत्तराखंड में बाढ़ आई कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। सरकार का होना क्या होता है ये पहली बार दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, हमारे आपके जैसे लोगों को ही मारा गया। वो कोई भी हो सकता था उस वक्त, उस जगह पे भारत है, वहाँ पर कोई भी हो सकता, हम आप ही थे वहाँ पे जिसको मारा गया, जिनके पत्नियों को जो है कह दिया गया कि जाके कह दो। तो फिर सरकार ने दिखाया कि हम हैं अपने हर नागरिक के पीछे, सदैव हैं, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे, और विरासत भी और विकास भी जो है। तो उसी की कहानी कहनी भी ज़रूरी है। जो काम किए गए हैं उसकी कहानी का डॉक्यूमेंटेशन, उस कहानी को कहने के लिए आज ये हमारा सर के साथ छोटा सा प्रयास था। ये प्रयास हम आगे करते रहेंगे। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा इस पर कृपया अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से, आपके सहयोग से बातें जो हैं, प्रयास हमारा दूर दूर तक जाए, ऐसी आकांक्षा है। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। और सतीश सर जो हैं, मनीष ठाकुर शो जो कि यूट्यूब चैनल है, उस पर रात में 10:30 बजे लाइव आते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर डेली ऐसे अद्भुत अपडेट्स मिलते हैं कि बिना सुने आप आगे रह नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। सतीश सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया। उम्मीद है आगे भी आपसे समय मिलेगा, बहुत सारे विषय भी हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हर हर श्री राम। महादेव।